जुलाई खत्म होने में अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है। अगस्त का पूरा महीना बाकी है, लेकिन मॉनसून ने आधे हिंदुस्तान में गदर मचा रखा है। आधे हिंदुस्तान में जलजला आया हुआ है। जी हाँ, जलजला शब्द होता है, लेकिन ये जलजला है। इस वक्त मुंबई से लेकर पुणे तक सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ घंटे की बारिश में राजधानी दिल्ली हो या फिर माया नगरी मुंबई, हीरा नगरी सूरत हो या हाईटेक सिटी पुणे, आखिर डूब क्यों जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बारिश ज्यादा हो रही है या फिर प्रशासन और सरकार की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर करोड़ों का बजट कहां जाता है? जनता से जो टैक्स के पैसे लिए जाते हैं वो कहां जाते हैं? क्या हमारे पास जल जमाव से निपटने के लिए सिस्टम ठीक नहीं है या सिस्टम ही जिम्मेदार है? आज मैं एक एक फैक्ट आपके सामने रखूंगी, एक एक तस्वीर भी दिखाऊंगी, ये बताऊंगी कि आखिर ये शहर डूब क्यों जाते हैं। साथ ही आपको यूपी बीजेपी में जो रस्साकशी चल रही है उसकी भी इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोल्ड वॉर है? इसके अंदर की भी खबर होगी आपके सामने। मीटिंग पर मीटिंग के बीच क्या नूरा कुश्ती चल रही है, यह भी समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात जुलाई में जल प्रहार की। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हाहाकार मचा हुआ है। बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। महाराष्ट्र में सैलाबी संकट का तांडव जारी है। तेज बारिश और जल भराव से मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पुणे सब जगह रफ्तार पर ब्रेक है। आपको हाईटेक सिटी पुणे की तस्वीर दिखाती हूँ। 6 तस्वीरें केवल पुणे की ही इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ, जहां पर अलग अलग जगह जल भराव की स्थिति आ रही है। ये देखिए, सड़क आपको कहीं नजर आ रही है, पानी ही पानी है, लेकिन ये है दरअसल एक सड़क। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। यहाँ की तस्वीर देखिए, पार्किंग में लगे हुए गाड़ियां, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, सब जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। ये परिस्थिति है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी एनडीआरएफ का बहुत तेजी से चलाया जा रहा है और कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि पुणे का निम्बज इलाका जहां पानी भरा हुआ है, लोगों के मुताबिक करीब 8 फीट तक पानी भरने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सबवे, वहां पर जल भराव की परिस्थिति है। मेट्रो स्टेशन, वहां की तस्वीर आप देख लीजिए, पूरा का पूरा शेड तक पानी पहुंच चुका है। इसी तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाएं हाईटेक सिटी का हाल क्या है। ग्राउंड पर बने हुए घरों को खाली करके लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों के घरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सैलाबी संकट में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन टीम को ग्राउंड पर उतरना पड़ा है। 70 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने सिर्फ एक इलाके से रेस्क्यू करके निकाला है। सोचिए, 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब पुणे के निम्बज नगर की एक तस्वीर दिखाती हूँ। हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। एनडीआरएफ की टीम को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक सोसाइटी में इतना पानी भरा कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। अब ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग आखिर करते क्या करते? एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जब लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ तो फिर लोगों के लिए वहां पर रहना कितना मुश्किल हो गया। गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ियों के इंजन तक, ये विंडोज आप देखिए, वहां तक पानी आ चुका है। थोड़ा और जल जमाव यहाँ पर हुआ नहीं कि गाड़ियाँ डूब जाएगी। अच्छा खासा 6 फुट का आदमी भी अगर कमर तक डूबा हुआ नजर आ रहा है तो हालत समझ लीजिए इलाके की क्या होगी। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग ऊपरी मंजिलों में शरण लेने पर मजबूर है। देर रात से, क्योंकि पुणे में लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश है। आसमानी आफत के साथ साथ यहाँ पर डैम से पानी छोड़ना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। खड़कवासला डैम से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ओवरफ्लो होने के चलते ये पानी रिलीज किया गया है, जो लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। मुठा नदी में जब बाढ़ आई और उस बाढ़ के पानी ने किस तरह का कहर इस घर पर बरपाया। यहाँ पर देखिए, हम अंदर चलते हैं, हर तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है।
बाहर यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ थी, लेकिन ये कुर्सियाँ पूरी तरह से डूबी हुई हैं। साथ ही में जो टेबल फैन था उसे किसी तरह से बचा कर रखने का प्रयास इस घर में रहने वाले लोगों द्वारा किया गया है। ये फैन तो किसी तरह से बच गया है, लेकिन हर तरफ यहाँ पर मिट्टी नज़र आ रही है। ये साइकिल भी पूरी तरह से इस पानी में तबाह हो गया है। घर का अन्य सामान जो है वो इस समय पानी में तैर रहा है। ये जो चटाई है, ये चटाई भी इस जगह पर तैर रही है। बाकी घर का जो फर्नीचर था, अन्य हिस्सा जो था, वो इस समय यहाँ पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि यहाँ पर बाउंड्री वॉल है, इसीलिए ये जो सामान है पानी के दबाव के बावजूद भी इसी जगह पर रहा है। सब गैस भी सिगड़े ये देखिए सब घर में हमारा इतना पानी घुसा है, इतना हमारा सब नुकसान हो गए। देखिए सब उल्टा पुल्टा सामान गिर गए है, कैच नहीं रह गए, मंदिर सुद्धा हमारा गिर गए है। भगवान का सब क्या भी सब नुकसान बहुत हो गए। देखिए घर का हर एक हिस्सा, जैसे कि आप देख रहे हैं, घर में चाहे इनका बेड हो या फिर किचन का सामान हो, अन्य बर्तन हो, यहाँ पर सामने आप इस कबर्ड को देखिए, कबर्ड किस तरह से पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। बाकी अंदर यहाँ पर ये हिस्सा दिखाते, देखिए पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इस समय ये जो खिड़की है, खिड़की के इस हिस्से से सीधे अंदर दाखिल हुआ। तो अभी भी घुटनों तक पानी यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखिए पानी का लेवल, मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिर एक बार आपको इस पानी का लेवल दिखाए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मेरी हाइट करीब 6 फीट है और यहाँ पर तो करीब 8 फीट के आसपास पानी जो है वो उस समय जब बाढ़ यहाँ पर आई तब यहाँ पर करीब 8 फीट तक पानी यहाँ पर था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तांडव पानी ने यहाँ किया था। और अब जब पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। पुणे में इस वक्त हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क हो या मेट्रो स्टेशन हो, चारों तरफ सैलाब है। मेट्रो के पिलर कई फीट पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और पूरा इलाका इस वक्त तालाब बन चुका है। हालात बद से बदतर हुए हैं। पुणे में जिस तरीके की सिचुएशन है वो वाकई में आप इसे विकट कह सकते हैं। तपोवन धाम इलाके की तस्वीर आप देखिए, जहां पर घरों और फ्लैट्स तक में बारिश का पानी घुस गया है। तपोधाम इलाके का हर एक घर पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बाढ़ के पानी ने इस जगह पर किस तरह का कहर बरपाया था, ये जानने के लिए आपको इस पूरे इलाके की तस्वीरों को देखना होगा। अब जब धीरे धीरे कुछ पानी कम हुआ है तो जो तस्वीरें सामने आ रही है वह बता रही है किस तरह से कितना भयावह ये पूरा बाढ़ था। देखिए इस पूरे परिसर में जो कचरा था, कूड़ा था, वो बहकर इस जगह आ गया है। पानी में ये बाइक्स थे वो बह रहे थे। इन बाइक को रोकने के लिए इस तरह से रोप का इस्तेमाल किया गया और साथ ही में इसे पिलर से बांध दिया गया ताकि पानी के प्रवाह से ये जो बाइक्स है वो ना बहे। सामने एक व्यक्ति है जो अभी इस समय यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आइए, आगे ये बताइए जरा क्या स्थिति थी आपके यहाँ पर, अभी आप साफ करे पूरा मिट्टी हटा रहे। अच्छा, पूरा भरेगा था ये, समझो को ना कचरा कितना बहुत पानी आ रहा था। यहाँ पर जैसे जैसे पानी निकल रहा है तो लोग यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे दोबारा अपने घरों में आ रहे हैं। ये पूरा परिसर देखिए किस तरह से, अभी भी जब हम चल रहे हैं तो करीब हमारे घुटनों तक यहाँ पर पानी है। लेकिन सुबह जब नदी का पानी यहाँ पर इस इलाके में दाखिल हुआ तब करीब 8 फीट तक पानी यहाँ इस इलाके में था। जो इन घरों में रहने वाले लोग थे वो काफ़ी समय तक इसी जगह पर फंसे हुए थे। और कैमरामैन सागर आपको आगे आकर यहाँ की तस्वीर दिखाए कि किस तरह से ये जो घर है वो अभी भी आधा पानी में डूबा हुआ है। साथ ही में इस इमारत में रहने वाले जो लोग हैं वो बाई तरफ इस समय खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये पानी यहाँ से निकलेगा तब वो अपने दोबारा घरों में जा सकते हैं। तो ये स्थिति इस जगह की है जहाँ पर मुठा नदी का पानी जो है वो यहाँ पर डूबे हुए थे। यहाँ पर लोगों को देखिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेहद परेशानी भरा दिन है आज पुणे के लोगों के लिए। यहाँ पर जिस तरह से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी और करीब 50,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो डैम से छोड़ा गया था और उस वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ। पानी जो है अचानक इस इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में आ गया है। आगे आइए, मैं आगे की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये घर है, इस घर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम की मदद से इस घर में रहने वाले तमाम लोगों को बाहर निकाला गया है। इस घर का जो आधा हिस्सा है वो लगभग पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ज़रूर पहुँची है। राहत की बात यही है कि अब धीरे धीरे जलस्तर जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन जितना सामान था इस घर के परिसर में वो पूरा सामान पानी में डूब चुका है। यहाँ पर इस साइकिल को देखिए जो इस समय पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। साथ ही में इस घर के बेसमेंट में यहाँ जो सामान था वो पानी में इस समय तैरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जलस्तर थोड़ा कम हुआ इसीलिए गाड़ी अब दिखने भी लगा है। अंदर चलते, अंदर की तस्वीर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक घर है, इस घर में हम आते हैं, इस घर की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो ये स्थिति है पुणे के तपोधाम इलाके की, जहाँ पर लोगों के घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। जलस्तर थोड़ा कम होने की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन अब भी समस्या हल नहीं हुई है। परेशानी अब भी जस की तस बनी हुई है। पुणे में राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम पहले से जुटी थी। अब आर्मी को उतारने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। एकनाथ शिंदे बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम से लगातार टच में हैं और लगातार हालात का जायजा भी ले रहे हैं। मिनट टू मिनट की जानकारी जुटाई जा रही है। राहत और बचाव काम के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि सेना को अलर्ट किया गया है और जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। ऊना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। ऊना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है। एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है। कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही है वहाँ पर रेस्क्यू के लिए। और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूँगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुणे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी उतरी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुणे जैसे हाईटेक सिटी में ये नौबत आती ही क्यों है? क्या बारिश ज्यादा हो गई या फिर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही की वजह से यह हाल हुआ है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी ये तस्वीर एक शहर की दिखाई देती है। अगर पुणे शहर की बात करें तो करीब 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा शहर है, जिसमें 430 वर्ग किलोमीटर का एरिया पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आता है, यानी कि वहां के रख रखाव की जिम्मेदारी पीएमसी की है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अगर पीएमसी के बजट की बात करें तो साल 2024 में, यानी ये देखिए साल 2024-25 के लिए 11,601 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जबकि साल 2023-24 में 9,515 करोड़ का आवंटन किया गया। अब सोचिए कि इतनी बड़ी राशि है, इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी पुणे शहर पानी पानी क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉनसून आएगा ये तय है, बारिश होगी वो भी तय है। ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में या ऐसा उसका टेरेन है पूरे इलाके का कि वहां पर पानी आना ही आना तय है। लेकिन इतने राशि का आखिर ये कॉर्पोरेशन करता क्या है? मॉनसून ने पीएमसी की पोल खोलकर रख दी है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पुणे के डेक्कन इलाके में भारी बारिश के कारण पूरा पुल ही पानी में डूब गया। पुल पर एक कार भी मौजूद थी जो इसमें फंस गई।
इसमें सवार 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हजारों करोड़ के बजट में पुणे महानगर पालिका ने जो ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया, उस ड्रेनेज सिस्टम पर कितना खर्च आता है, जिसकी लापरवाही और बद इंतजामी की तस्वीरें शहर में देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आइए आपको बता देती हूँ। साल 2024-25 में जो 11,601 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, उसमें से 1,263 करोड़ रुपए केवल ड्रेनेज सिस्टम पर ही खर्च किए जाने थे। कितने? अब देखिए, 1,263 करोड़। अब साल 2023-24 में पीएमसी को जो 9,515 करोड़ मिले, उसमें से 1,100 करोड़ केवल ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च किए गए। मतलब ये कि नालों की साफ सफाई, उसके रख रखाव, उसके मेंटेनेंस के लिए ये खर्च किया गया। लेकिन जब बारिश हुई, ना तो नालों से पानी की निकासी हो पाई और बल्कि पूरा का पूरा पानी बैक होकर इस वक्त शहर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में कैप्चर हो रहा है। पुणे किस तरह पानी पानी है वो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी, लेकिन माया नगरी मुंबई का हाल पुणे से कुछ अलग नहीं है। वहां की तस्वीर आपको दिखाती हूं। फिल्मी पर्दे पर चमकने वाली मुंबई किस कदर इस वक्त पानी से लबालब भरी हुई है, तालाब में तब्दील हो गई है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने जो अंधेरी सबवे की है। यहाँ पर पानी भरने के बाद सबवे को बंद करना पड़ा। अंधेरी सबवे में इस वक्त कई फीट पानी भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब मॉनसून में करीब हर रोज अंधेरी सबवे की यही हालत दिखाई देती है। सुबह से लगातार जो झमाझम बारिश मुंबई में हो रही है, उसकी वजह से अब एक तरफ जहां निचले इलाकों में पानी भर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या भी होनी शुरू हो गई है। हम इस समय शहर के सबसे व्यस्ततम माने जाने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर आपको इस समय दिखा रहे हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अंधेरी से दादर जाने वाला ट्रैफिक का हिस्सा है और इस समय आपको गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही होंगी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। ऐसे में गाड़ियां एहतियातन रफ्तार धीमी करके चल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की जो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ राइट साइड का आप जो हिस्सा देख रहे हैं गाड़ियों के आते हुए, वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाड़ियां आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हाईवे की वो गाड़ियां हैं जो बोरीवली अंधेरी से होते हुए दादर जा रही है और उस पर ट्रैफिक की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और आसमान में चूंकि काले बादल हैं, जबरदस्त बारिश हो रही है, इसमें कई सारी गाड़ियों की हेडलाइट भी आपको जलते हुए दिख जाएंगी। दूसरी तरफ का आप जो हिस्सा देख रहे हैं, गाड़ियां जो जा रही हैं, ये अंधेरी से बोरीवली की तरफ है। हालांकि उस पर ट्रैफिक का उतना बुरा असर नहीं पड़ा है। आपको हाईवे का दूसरा हिस्सा भी दिखा देते हैं, जहां पर गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आप देख लीजिए। बीच का जो आप हाईवे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये अंधेरी से दादर जाने के लिए है और अक्सर जब मुंबई में बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीर मुंबई में आम हो जाती है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाता है। दिन में अंधेरा सा एहसास होता है, इस वजह से भी हेडलाइट्स आपको जलती हुई नजर आ जाएंगी। येलो अलर्ट पूरे मुंबई में आज दिन भर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में बारिश और भी ज्यादा तेज हो सकती है। 2:51 पर 4.64 मीटर का हाईटाइड है। अगर हाईटाइड के ही दौरान बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जो दूसरे इलाके हैं जो निचले नहीं है, वहां पर भी जल जमाव की समस्या लोगों को झेलनी पड़ सकती है। हालांकि ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न सबब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके की तस्वीर आपको ईस्टर्न सबब में भी दिख जाएगी, क्योंकि कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, वडाला, इन सभी निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। हालांकि अभी मुंबई में जो स्कूल्स हैं उनके तरफ से प्रशासन में के द्वारा छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं, चाहे ठाणे हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, पुणे हो, भारी बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने वहां पर स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भी भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और लगातार बारिश के चलते जल भराव की समस्या भी कम नहीं हो रही। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जिसकी वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में इस वक्त पानी भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो निचले इलाके हैं, खासकर अगर हम अंधेरी की बात करें, किंग सर्कल है, इन सभी जगहों पर इस वक्त पानी भर रहा है। जहां हम खड़े हैं वो चेंबूर का स्वस्तिक इलाका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरी सड़क जो है धीरे धीरे कर जलमग्न होती जा रही है और इसी पानी से जो वाहन चालक है उन्हें भी रास्ता निकालना पड़ रहा है और जो पैदल हैं उन्हें भी।
लेकिन गनीमत की बात एक है कि फिलहाल हाई टाइड नहीं है, इसीलिए पानी जो है समंदर में जा रहा है। लेकिन हाई टाइड का जो समय है वो तकरीबन 3 बजे का है और 4.5 मीटर से भी ज़्यादा की लहरें 3 बजे के दरमियान उठ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त का जो समय है वो हाई टाइड का होगा। इसके चलते मुंबई महानगर पालिका हो, इसके अलावा फायर ब्रिगेड हो या फिर सरकारी प्रशासन, सभी को हाई अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से टलने के लिए नागरिकों को भी सूचित किया गया है कि अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो घर से बाहर ना निकलें। एक बार फिर हम दोहरा दें, मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर रहा है। कई जगहों पर वाटर पंप जो है वो जारी हैं, जिसके चलते पानी की निकासी सड़कों से हो सके और वो गटर के रास्ते समंदर में निकल जाए। लेकिन जिस तरीके से मुंबई के कई निचले इलाके हैं जहाँ पर हर साल पानी भरता है, उसी में से एक ये इलाका है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, चेंबूर का स्वस्तिक नगर का इलाका। कमोबेश यही स्थिति मुंबई के कई निचले इलाकों की है, जिसमें हम अंधेरी सबवे का जिक्र कर सकते हैं, मिलन सबवे है, इसके अलावा जो किंग सर्कल का इलाका है, इन सभी जगहों पे इस वक्त इसी तरह से पानी भर रहा है और सरकारी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुंबई की जो हालत है उसके लिए लोग राज्य सरकार से तो सवाल कर ही रहे हैं। जवाबदेही बीएमसी की ज्यादा बड़ी है, क्योंकि शहरी स्तर पर जो निगम या पालिका बनाई जाती है उसके काम एक ही है। उनका काम यही है कि जब बरसात आए तो सड़कों पर जल भराव ना हो, ऐसी व्यवस्था वो बनाए और पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। बात बीएमसी की करें तो बीएमसी का कुल बजट साल 2023-24 का जो बजट है वो हम आपके सामने रख दें, 54.8 करोड़। अब आप सोचिए, इतना बड़ा बजट है, कई राज्यों के बजट से ज्यादा बजट तो केवल बीएमसी का बजट कहा जाता है। 23-24 का बजट आपके सामने रखा। अब ये आप देखिए, ये एक और रिपोर्ट आप देखिए, 2024-25 का आंकड़ा आप देखिए, 1930 करोड़ का बजट जो 2024-25 में रिलीज किया गया और 2023-24 मतलब इसके पिछले साल का बजट आप देखें जो 2570 करोड़ से भी ज्यादा का बजट था। अब आप देखिए, इसमें मीठी नदी के सफाई के लिए 226 करोड़ का बजट अलग से एलोकेट किया गया। नाले और मीठी नदी की सफाई के लिए यही बजट अगले ही साल और बढ़ा दिया गया, तकरीबन 250 करोड़ का कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद सवाल यही है कि जब बजट अच्छा खासा है तो ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं होती, क्यों वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, हर साल बारिश होती है, ये पता होने के बावजूद ड्रेनेज क्लियर क्यों नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई या बारिश कब होगी इस बात का पता नहीं था। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए साल 1993 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसमें ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 100 से ज्यादा साल पुराना है और इसलिए इसे बदलना होगा। मास्टर प्लान में यह भी कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम जिसकी मौजूदा क्षमता 25 mm पर घंटे बारिश का दबाव सहने की है, उसे बदलकर 50 mm प्रति घंटे बारिश सहने लायक की स्थिति में लाना होगा। और जब समंदर के टाइडल इफेक्ट हो तो उस हिसाब से ही ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन तैयार करना होगा। लेकिन ये सारी बातें क्या अभी तक केवल पन्नों पर हैं? 1993 में जो बातें कही गई थी वो अभी तक धरातल पर दिखाई तो नहीं दे रही और इसलिए मायानगरी मुंबई में भी बार बार हर बारिश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, वाटर लॉगिंग की स्थिति बन जाती है। बात अब लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी के मंथन की। एक सवाल जो बीजेपी लगातार जिसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, जिस पर मंथन कर रही है, आज बीजेपी आला कमान इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेताओं से फीडबैक ले चुका है। यूपी बीजेपी अपनी रिपोर्ट इस पर सौंप चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में कल बरेली और मुरादाबाद मंडल के विधायकों के साथ ही एमएलसी के साथ अलग अलग बैठकें की थी। इस वक्त उनके मेरठ मंडल के विधायकों के साथ मुलाकात चल रही है। शाम को योगी प्रयागराज मंडल के विधायकों और एमएलसी से मिलने वाले हैं। अपनी मुलाकात के दौरान योगी विधायकों को जीत के फॉर्मूले के साथ ही नसीहत भी दे रहे हैं। मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें, बरेली मंडल की 4 सीटें, इसके अलावा मेरठ मंडल की
4 सीटें और प्रयागराज मंडल की 6 सीटें इसमें शामिल है। अब लोगों की नजर चूंकि प्रयागराज मंडल पर होने वाली बैठक पर ज्यादा टिकी हुई है, क्योंकि ये वो मंडल है जहां से सिराथू विधानसभा सीट आती है और आप जानते हैं कि ये सीट किसकी है, ये केशव प्रसाद मौर्य की सीट रही है। प्रयागराज मंडल चूंकि वो इसकी जिम्मेदारी रखते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा है। अब देखिए, सिराथू सीट का मैंने जिक्र किया जहां से केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे लोकसभा चुनाव में। पिछली बार बीजेपी यहां सभी 6 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार केवल 2 सीट ही जीत पाई। इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों, एमएलसी और हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है ताकि मंथन किया जा सके कि लोकसभा चुनाव में 6 में से 4 सीट बीजेपी आखिर क्यों हारी। तो हारे हुए प्रत्याशी भी बैठक में शामिल होंगे, लेकिन नजर आप जरा नीचे इसलिए रखिए क्योंकि अहम सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में शामिल होंगे या नहीं। प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को होना तो चाहिए, लेकिन क्या जिस तरीके की खबरें हैं इस बैठक में शामिल होने के साथ इन खबरों पर विराम भी लग सकता है। खैर, अब लोकसभा की जिन 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें बीजेपी 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 4 सीटों पर इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर सीटवार आंकड़ों की बात करें तो केवल फूलपुर और भदोही सीट ही बीजेपी जीत पाई है, जबकि इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। प्रतापगढ़, फतेहगढ़ और कौशाम्बी, इन तीनों सीट पर समाजवादी पार्टी की विजय हुई। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज मंडल की बैठक में इसी पर मंथन करेंगे कि आखिर बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पर क्यों घट गया। प्रयागराज मंडल में पिछली बार यानी कि साल 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% था। इस बार ये घटकर 33% पर आ गया है, यानी कि ये कि किसी तरह बीजेपी यहां पर पास हुई है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए 33% ही नंबर चाहिए और बीजेपी इस इलाके में इतने ही नंबर लेकर आई है। 6 में से केवल 2 सीट जीत पाई। 4 हमने आपको बताया कि एक कांग्रेस पार्टी और 3 समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की। लेकिन अगर मेरठ रीजन की बात करें तो बीजेपी के लिहाज से ये इलाका कुछ फेवरेबल बीजेपी के लिए इस लिहाज से रहा क्योंकि साल 2019 में 4 सीटें जिसे बीजेपी ने निकाला था, साल 2024 में भी 3 सीटें बीजेपी के पास और एक उनके सहयोगी आरएलडी यानी कि बागपत की सीट निकालने में कामयाब रहे। तो मेरठ मंडल में आप स्ट्राइक रेट 100% कह सकते हैं। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ रीजन के विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अब साल 2027 की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में 4 सीटें हैं और ये चारों सीटें दोनों ही बार, पिछली बार पूरी बीजेपी और इस बार एनडीए के पास रही। बीजेपी के लिए साल 2027 में विधानसभा चुनाव एक चुनौती की तरह रहने वाला है, इसलिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को 2027 के लिए जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% भूमिका पार्टी की है और 50% भूमिका खुद उस प्रत्याशी की है जो चुनाव के मैदान में है या फिर जो जीत कर आ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को जनता के लिए काम करने और उनके करीब रहने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में जनता से बराबर संवाद बनाएं, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। आप जानते हैं जब बड़ी मीटिंग हुई थी तब ज्यादातर हारे हुए जनप्रतिनिधियों का भी कहना यह था कि लोगों से एक दूरी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जब जनता का काम नहीं होता है और संवेदनशीलता उनकी समस्याओं को लेकर नहीं दिखाई जाती है तो जनता दूरी बना लेती है और इसलिए संवाद की बात योगी आदित्यनाथ ने कही। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही पर सीएम योगी बड़े सख्त नजर आए। बार बार इस सरकार पर अखिलेश यादव भी आरोप यही लगाते हैं कि अफसर सरकार चला रहे हैं। बैठक में विधायकों ने सीएम योगी से शिकायत की कि अफसर उनकी बात सुनते ही नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और बड़े सख्त लफ्जों में कहा कि अधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ आप पक्के सबूत लेकर आएं और शिकायत करें। अगर सबूत पक्के साबित होते हैं, शिकायत सही साबित होती है तो ऐसे अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सीएम
ने ये यकीन दिलाया अपने विधायकों को। दरअसल मेरठ मंडल की बैठक के दौरान लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अफसरशाही का मुद्दा उठाया था। कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेकर कैमरा लेकर घूमेगा विधायक? मतलब विधायक का कहना क्या, उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि कोई बेईमान अधिकारी अगर लूट रहा है उसके खिलाफ एक माहौल है या जनता उसको कह रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्या? उस पर कार्रवाई नहीं होगी? साक्ष्य होना ठीक बात है, लेकिन साक्ष्य होना विधायक का कहना क्या प्रमाणिक नहीं है? विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। अधिकारियों की मनमानी जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। सीएम के साथ मीटिंग में एमएलए ने सीएम से पुलिस की भी शिकायत की। विधायकों ने कहा कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस पब्लिक को बेवजह परेशान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलमेट चेकिंग को लेकर भी अपने विधायकों को नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है, इसलिए प्रदेश में हर हाल में कानून का पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सपा राज का एग्जाम्पल देते हुए अपने एमएलए को समझाया कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राज्य में कानून का पालन नहीं होता था और इसलिए समाजवादी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। हमारे गाजियाबाद में ऐसी स्थितियां ज्यादा नहीं है। हम लोग तो अपने स्तर पर ज्यादातर मामले सुलझा लेते हैं। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री से भेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है और मिलकर के उन समस्याओं को भी हल करना कोई बड़ी बात नहीं। हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं। गाजियाबाद की परिस्थितियां इतनी विषम और खराब नहीं है। वहां पर सांसद के इलेक्शन में भी उतना ही वोट मिला जितना विधायक के इलेक्शन में मिला। इससे पहले सीएम योगी ने मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल में हार की समीक्षा की थी। सीएम योगी ने जो मीटिंग की थी उसमें हारे हुए प्रत्याशी और उसके साथ ही उस मंडल के विधायकों के साथ बैठक की और हार के कारणों को समझने की कोशिश की। ये मंत्र भी दिया कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हैं वो 2027 के विधानसभा चुनाव में ना हो और इसलिए विधायकों के साथ साथ प्रत्याशियों को 2027 की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बरेली मंडल की 4 सीटों में से 3 सीटों पर जीत मिली थी। अब आपको ये बता दें कि मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की जो 6 सीटें आती हैं उनमें 3 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर निर्दलीय और 2 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगियों की जीत हुई थी। मुरादाबाद, रामपुर और संभल सीट पर अखिलेश यादव की साइकिल चली तो नगीना सीट पर निर्दलीय चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। बिजनौर सीट पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के उम्मीदवार जीते। अमरोहा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% रहा, जो पिछली बार से बहुत बेहतर है। पिछली बार मुरादाबाद मंडल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार 6 में से 2 सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन 4 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह मुरादाबाद में इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। अगर बरेली मंडल की बात करें तो बरेली मंडल में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा रहा। बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन बदायूं सीट पर बीजेपी को हार मिली। यहां से अखिलेश यादव के चचेरे भाई आदित्य यादव ने जीत दर्ज की। बरेली मंडल में बीजेपी भले ही 4 में से 3 सीटें जीत गई हो, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में स्ट्राइक रेट में गिरावट देखी गई है। बीजेपी पिछली बार सभी 4 सीटें जीत गई और स्ट्राइक रेट 100% रहा था, लेकिन इस बार 4 में से 3 सीट ही जीत पाई, यानी कि स्ट्राइक रेट घटकर 75% तक पहुंच गया। सीएम योगी इसी की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर बदायूं सीट पर हार हुई तो फिर क्यों हुई। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी लगातार दोनों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब संजय निषाद, जो कि कल केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए पहुंचे, आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीर। ओम प्रकाश राजभर ने भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। राजभर का कहना है कि वो अपने इलाके में कुछ काम के सिलसिले में डिप्टी सीएम से मिलने के लिए गए थे। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने उस पर भी टिप्पणी की। उनसे बात की हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने। बताइए कि अगर यूपी बीजेपी की बात करें, यूपी में सरकार की बात करें, तो यहाँ पर आप पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं बीजेपी में?
सब नेता हैं यहाँ। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा सब जाति में अपनी अपनी पार्टियां बन गई हैं। आप उठा के देखिए, कोई ऐसी जाति तो नहीं बची है लगभग जो बड़ी बड़ी जातियों पिछड़ी जाति। सहयोगी दल की बात नहीं कर रहे, बीजेपी के लिए पूछ रहे हैं आपको। संजय देशमुख बीजेपी में पूछ रहे हैं। अब बीजेपी के लोग सबको नेता बना के रखे हैं, बहुत नेता हैं। जैसे अरे भाई, स्वतंत्र देव पटेल नेता हैं पिछड़ों के, केशव देव मौर्य नेता हैं पिछड़ों के, और तमाम जातियों के नेता तो हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य की आपने बात की, तो इधर हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछले 10 दिनों से लगातार मंत्रियों से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पूर्व सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों से मिल चुके हैं, 8 से ज़्यादा मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, आप भी मिले हैं। ये जो मुलाकात हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये तो अनवरत मिलते हैं लोग, ऐसा नहीं। हम तो 7 साल के ऊपर हो गया देख रहा हूँ कि विधायक, सांसद, मंत्री वो भी जाके मिलते हैं, लोग उनके यहाँ जाके मिलते हैं। हम भी तो सबसे मिलते हैं। अब उसका कोई दूसरा अर्थ निकाले तो अलग बात है। दिन मुख्यमंत्री की मीटिंग थी आजमगढ़ में, उसमें आप नहीं गए, उसमें आपको बुलाया गया था और आप केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए, इसलिए सवाल कै बजे मिले? 9:30 बजे, ठीक है। उसी दिन 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग बुला ली गई थी, हाल बुक हो गया था, सबको सूचना चली गई थी। एक दिन पहले ही मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि हम मीटिंग में नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कारण क्या है? हमने बताया कि नहीं, ये काम आप करो, वहाँ हम देख लेंगे। लेकिन जैसे केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर बिल्कुल अगल बगल है, बीच में 1-2 घर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कब मुलाकात हुई आपकी? हमारी जी, हमको अंदाजा कि 10 दिन लगभग हो गया होगा। अच्छा। तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य से आप मिले, तो ये देख रहे हैं जो बीजेपी के मंत्री हैं, सरकार में जो मंत्री और भी हैं, वो या विधायक हैं, कह रहे हैं अफसर नहीं सुनते हैं। ये शिकायत आपको भी है? नहीं, हमको नहीं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जहां विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधायकों और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। केशव मौर्य ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। इससे पहले दारा सिंह चौहान से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी। दारा सिंह चौहान से पहले राजभर से मुलाकात हो या फिर प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी के घर पर उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीर हो, सब सामने आ चुकी हैं। तो 18 जुलाई को जगदम्बिका पाल और उससे पहले सूर्य प्रताप शाही ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। कैलेंडर पर आप अगर नजर डालें तो अब तक केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 28 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, एमएलसी और बाकी नेता भी शामिल हैं।